मेरी माँ का परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत शौक था। जी। वो पेंटिंग करती थी, संगीत में रुचि थी, थोड़ा नृत्य भी सीखी थी। तो कहीं न कहीं वो परफॉर्मिंग आर्ट्स के जीन्स उन्हीं की तरफ से विरासत में मुझे मिले हैं। धीरे-धीरे दोस्ती बढ़ती गई और फिर हमने शादी कर ली। राइटर हैं वो? वो राइटर भी है और लॉयर भी है। अच्छा। ये बहुत अच्छा दोस्त रहा सतीश मेरा। मेरा अनुपम काम सब अच्छे दोस्त रहे हैं, क्योंकि 3 साल हमने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में कोर्स में साथ बिताए। जी। बाबूजी एक बहुत अच्छा रोल है, बट मेरी पर्सनैलिटी और मेरी पर्सनल लाइफ वो नहीं है। जी। और अच्छी बात है कि सारा परिवार मिल-जुल के बैठ के आराम से ये सीरियल बिना झिझक देख सकता है। हिंदी में ही काम करना चाहता हूँ ज़्यादातर, तो मेरी हिंदी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जिस भाषा में भी एज़ एन एक्टर आप काम करें, वो भाषा तो आपको अच्छे से आनी चाहिए ना, तो ही तो आप समझ के एक्टिंग कर पाएँगे ना। ग्लैमर है इस फ़ील्ड में, मगर मेहनत भी बहुत है, काम भी है। सिर्फ़ ग्लैमर की वजह से ना आए, आपको अपने हुनर पे विश्वास होना चाहिए और तैयार होके आएँ। आप में टैलेंट हो सकता है, होगा, बट टैलेंट को तराशना पड़ता है। एक ऐसा सीरियल जिसको परिवार के साथ बैठ कर के देखा जा सकता है, उस सीरियल का न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में इंतजार किया जाता था। उस सीरियल का नाम था खिचड़ी। उसमें भी सबसे चर्चित कैरेक्टर बाबूजी आज हमारे साथ उपस्थित रहे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अनंग देसाई साहब की। देसाई साहब से खूब सारी बातें हुई, उनके पारिवारिक बैकग्राउंड को लेकर के बातें हुई, उनके फिल्मी बैकग्राउंड को लेकर के बातें हुई, उनके जीवन के अनछुए पहलुओं को लेकर के खूब सारी चर्चाएं हुई। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं बृजमोहन रामावत, आप देख रहे हैं टॉक विद बीएमआर। अनंग देसाई साहब, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। आपके पिताजी डॉक्टर थे, दादाजी डॉक्टर थे, जी, परदादाजी यानी पिताजी के दादाजी भी डॉक्टर थे, जी। पर आपने अभिनय की दुनिया चुनी। इस पर मैं सवाल करूंगा, उससे पहले मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगा। कैसा रहा आपका बचपन? बड़ा अच्छा रहा मेरा बचपन, आनंदमय रहा। और बस मेरा जन्म हुआ अहमदाबाद में। जी। पला बढ़ा, मेरा एजुकेशन सब वहीं अहमदाबाद में हुआ। तो बड़ा अच्छा रहा। और मुझे स्कूल से ही परफॉर्मिंग आर्ट्स में दिलचस्पी थी, नाटकों में, संगीत में। तो स्कूल के लेवल पे वो सब चीज़ें, मेरे स्कूल में वो एक्टिविटीज़ भी होती थी, उसमें बड़े एक्टिवली मैं पार्टिसिपेट किया करता था। फिर कॉलेज में गया तो वहाँ भी जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, यूथ फेस्टिवल्स, नाटक, उन सबों में बड़ा एक्टिवली हिस्सा लेता रहा। और कॉलेज के दौरान ही वहाँ अहमदाबाद में थिएटर ग्रुप के साथ मैं जुड़ गया जी। और नाटक करता रहा। तो जितना ज़्यादा करता गया, शौक़ और बढ़ता गया। तो ग्रेजुएट हुआ तो फिर मुझे लगा कि मुझे यही काम करना है। तो डिसाइड कर लिया। मेरे माता पिता से मैंने बात की। वो ऐसा मानते, किसकी फोर्स के बारे में मानते नहीं थे। कई माँ बाप अपने बच्चों को पर करते हैं वो फोर्स कि आपको यही करना चाहिए, यही करना चाहिए। वो भी इतनी मेरी जनरेशन्स ऑफ मेडिसिन डॉक्टर्स की थी, बोल सकते थे या कर सकते, पर नहीं किया, क्योंकि वो मानते थे कि आपको जो करना हो करिए। हमारी परवरिश भी ऐसे ही हुई थी। और वह जो करो तो फिर कोशिश करके, मेहनत करके करो तो अच्छा करो। जी। तो बस उन्होंने बस एक ही सलाह दी कि एक डिग्री और ले लो, ताकि आगे चल के लगे कि आपने ये डिसीजन, आपका निर्णय ठीक नहीं है, या असफल रहे, या मन नहीं किया, तो आप दूसरी कुछ तरफ मुंह कर सकते। मुँह कर सकते हो। तो मैंने उनकी वो सलाह मान ली और एक और डिग्री ले ली, लॉ की डिग्री ली। अच्छा, एलएलबी कर रखी है? हाँ, तो लॉ की डिग्री करते ही अहमदाबाद में ही। और उसके साथ साथ मेरा थिएटर का जो ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था ना, वो तो काम चालू ही रहा। ज़्यादा करता गया, शौक़ बढ़ता गया। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया। और जब मैं वहाँ इन सालों के दौरान, जो हमारे संचालक थे थिएटर ग्रुप के, उन्होंने फिर मुझे कहा कि अगर इतना शौक़ है, आपको ये करना है, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में एक एनएसडी इंस्टीट्यूशन है जो एक्टिंग, तो आपको ट्रेनिंग करके जाना चाहिए इस फील्ड में। चाहे थिएटर करो, फिल्म्स करो, टेलीविज़न करो, तो थोड़ी ट्रेनिंग अच्छी रहेगी। जी। तो वो बात मानी मैंने, एनएसडी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा
और फिर ये 2 साल का जो मैं लॉ का कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने एनएसडी में अप्लाई किया। अच्छा। हाँ, उसके बाद वो सिलेक्ट हो गया मैं। फिर वहाँ 3 साल का कोर्स, क्योंकि वो तो एक्टिंग का ही कोर्स था, तो एक्टिंग का कोर्स किया 3 साल का। और उसके बाद उन्हीं का रंगमंडल प्रोफेशनल विंग है, रेपर्टरी कंपनी बोलते हैं उसको, उसके साथ जुड़ गया और काफ़ी सालों तक उनके साथ रहकर थिएटर किया। उसके बाद फिर टेलीविज़न और फिल्म्स आई, फिर तो सिलसिला रुका ही नहीं। फिर चलता तो रहा। लॉ में आपका मन नहीं लगा? प्रोफेशन लेने का मन नहीं लगा। मैंने कोर्स किया है तो अब लॉ का जानकार तो हूँ थोड़ा बहुत, इतना नहीं कि जितना एक लॉयर जानता है, बट एक लॉजिकल लेवल पे मोटा मोटा आप जानता हूँ। हाँ। बट मेरा इंटरेस्ट लॉ का फील्ड नहीं था, मेरा इंटरेस्ट एक्टिंग का फील्ड था, तो फिर वही किया मैंने। जी। तो बचपन के उन जो गलियों में आप खेले, उस समय के आपके दोस्त आपके साथ है अभी? हाँ, मैं उनके साथ टच में हूँ। कुछ लोग अहमदाबाद में रहते हैं, कुछ बाहर रहते हैं, बट हम लोग टच में हैं। जी। 3 बहनें हैं आपकी? मेरी 3 तीनों छोटी हैं? मेरे से छोटी है। क्या करते हैं? तीनों की शादी हो चुकी है और अपने अपने परिवार में सुखी है। उन्होंने भी डांस के, तीनों ने डांस सीखा है। दोनों ने कथक सीखा है, एक ने भरतनाट्यम, तो तीनों पूरी निपुण थी। मेरी 2 बहनों ने फिर अपना परफॉर्मेंसेस भी करती रहती थी इंडिविजुअल, तो सारा काफ़ी किया। शादी के कुछ वक्त तक भी उन्होंने परफॉर्म किया। जी। फिर बच्चे हुए तो उसके बाद फिर मेरी एक बहन अभी अहमदाबाद में क्लासेस चलाती है, अपना कोचिंग सेंटर? हाँ, नहीं, अपना डांसिंग के कथक। अच्छा, डांसिंग की क्लास चलाते हैं। तो ये है। तो कुल मिला के आपने ये भी कहा कि मुझे जो अभिनय है वो मुझे विरासत में मिला और माँ से मिला। मेरी माँ का परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत शौक था। जी। वो पेंटिंग करती थी, संगीत में रुचि थी, थोड़ा नृत्य भी सीखी थी। तो कहीं ना कहीं वो परफॉर्मिंग आर्ट्स के जीन्स उन्हीं की तरफ से विरासत में मुझे मिले हैं। मेरी बहनों को भी मिले, बिकॉज उन्होंने भी डांस वगैरह ही सीखा, और मैं मानता हूँ उनकी तरफ से मिले हैं मुझे। जी। तो एनएसडी में आपका एडमिशन हो गया, 3 साल आपने वहाँ काम किया, फिर रेपेट्री में भी काम किया आपने। एनएसडी के कोई किस्से उस समय के आपके साथ के? सतीश कौशिक जी, अनुपम खेर साहब? हाँ, हमारा बैच बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रहा। कोर्स करने का भी बहुत मज़ा आया। अनुपम खेर, सतीश कौशिक, कविता चौधरी जिन्होंने उड़ान बनाया था, अनीता कंवर जो बुनियाद में थी, जी। और गोविंद नामदेव, ये सब हम एक ही बैच में थे, और भी थे लोग। वेरी सक्सेसफुल बैच निकला आपका। हाँ, बहुत अच्छा बैच रहा सबने में, और हम सब, अच्छी बात है कि अच्छे दोस्त भी हैं। तो ये बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, साथ में हम लोग मिलजुल के इधर उधर, मतलब दोस्त बन गए, घूमना फिरना, कभी फिल्म देखना, टाइम साथ बिताना। कोर्स में तो जो मेहनत होती है वो तो होती ही है, नाटक साथ में किए तो वो तो सब चलता रहा। बट अच्छा, बड़ा पॉजिटिव और बहुत लाभदायक पीरियड रहा। जी। आपकी अर्धांगिनी दिल्ली से हैं, जी। तो ये क्या उसी पीरियड में? वो मैं जब रेपर्टरी में, एनएसडी की रेपर्टरी में था ना, जो जी। जी। तब हमारी मुलाकात हुई, और किसी कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू फिर हम मिले। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती गई और फिर हमने शादी कर ली। राइटर है वो राइटर भी है और लॉयर भी है। अच्छा। तो लॉ से कहीं ना कहीं तो जुड़ा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। तो लॉयर है, लॉ का प्रैक्टिस भी करती थी और साथ में लिखती भी थी। अच्छा, उन्होंने प्रैक्टिस की? दिल्ली वो कोर्ट में? बाकायदा अच्छा। दिल्ली में। हाँ। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी फर्म्स के साथ जुड़ी हुई थी वो। अच्छा। हाँ, तो एक ही है। और शुरू में राइटिंग का उनका शौक था, अपने लेवल, पर्सनल लेवल पे लिखती रहती थी। जी। कविताएं लिखती है ज़्यादातर। और जब कॉलेज में थी तो उनकी एलोक्यूशन कंपटीशन वगैरह में भी पार्टिसिपेट किया था, और कविताएं ज़्यादा लिखी है। तो अभी 2015 से उनकी 2 किताबें, राजकमल प्रकाशन दिल्ली ने 2 किताबें प्रकाशित की है उन्हें। अच्छा। पहले एक आई कविताओं की किताबें हिंदी में, जी। और दूसरी उसके 2 साल 18 में आई, शायद 18-19 में दूसरी 2 कलेक्शंस आ चुके हैं। अच्छा, दोनों के नाम जान सकता हूँ? हाँ, एक पहली का नाम है सरसों से अमलतास, अच्छा। और दूसरी का किताब का नाम है दरारों में उगी दूब। पहली किताब बहुत अच्छी चली और उसको महाराष्ट्र सरकार का जो साहित्य अकेडमी है उसका 2016 को पुरस्कार भी मिला है। अच्छा। हाँ, तो वो है। दूसरी किताब भी अभी प्रकाशित हुई है, तो चल रही है। वकालत फिर उन्होंने छोड़ दी?
हाँ, फिर बाद में आए बच्चे हमारे हुए, हम लोग मुंबई शिफ्ट, बच्चे छोटे थे तो इन्होंने निर्णय लिया कि अभी, क्योंकि मेरा भी हेक्टिक, मेरा प्रोफेशन ऐसा, भगदड़ ऐसी, दोनों भगदड़ करेंगे तो बच्चों का क्या होगा। कौन संभालेगा? हाँ, तो इसीलिए फिर उन्होंने ब्रेक ले लिया कि बच्चे थोड़े बड़े हों और संस्कार करेक्ट मिले उनको, परवरिश अच्छी हो, वो भी जी। ज़रूरी है। तो उन्होंने ब्रेक ले लिया, तो फिर बच्चों पे ही ध्यान दिया। फिर बड़े होने के बाद फिर वकालत तो नहीं शुरू की, कुछ लीगल प्रोजेक्ट्स ज़रूर किए जो टाइम बाउंड होते हैं, अच्छा। कि जो लीगल एड है, या वो एक बार्कलेस बैंक है उसके साथ जुड़ी हुई थी, जहाँ आपको 12 घंटे नहीं जाना एक पड़ता है। पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करना होता है। हाँ, जी। प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ऐसे किए। वो इन्वेस्टिगेशन टाइप का कुछ करके वापस वो हाँ, रिपोर्ट तो दे आप दो उनको। करेक्ट करेक्ट। हम्म। तो वो साथ में सारे जुड़ी रहीं वो, और ऐसे काम करती रही। एक वक्त तक थोड़ा सेंसर बोर्ड के साथ भी जुड़ी हुई थी, एक अच्छा। उसमें रही थी सदस्य कुछ वक्त के लिए। और बाद में फिर ये राइटिंग का सिलसिला वापस उन्होंने शुरू कर दिया। पहली किताब प्रकाशित हुई तो सबका रिस्पांस अच्छा आया, तो अभी उसी में वो रम गई हैं। जी। आप रेपेट्री के बाद में आप एक बार अहमदाबाद चले गए थे वापस, हाँ, जब पिताजी बीमार थे। करेक्ट। तो मैं वापस चला गया, क्योंकि उनके ज़रूरत थी मेरी, इन द सेंस कि कोई साथ में हो तो अच्छा रहता है। तो मैं अहमदाबाद चला गया था, फिर उनका देहांत हो गया। उसके बाद हमारी शादी शायद पहले होती, बट उनके देहांत की वजह से रुक गई मेरी और चित्रा की शादी, और कुछ वक्त के बाद हमने शादी की। शादी के बाद हम लोग अहमदाबाद में ही थे, मेरे बच्चे भी दोनों वहीं पैदा हुए हैं। अच्छा। और उस वक्त तो मैंने काम एक्टिंग का शुरू किया था, तो फिर मुंबई एक से आना जाना रखा था मैंने। अहमदाबाद मुंबई की दूरी इतनी नहीं है कि आप अप एंड डाउन नहीं कर सकते। तो मैं जाता था, वहाँ काम करता था, वापस आ जाता था थोड़ा। अच्छा, आप अप डाउन करते थे? शुरू में उस वक्त मैं ट्रेन में जाता था, रात की ट्रेन में बैठे सवेरे मुंबई पहुँच जाते थे। और वापस अहमदाबाद? वापस मैं वहाँ मेरा था एक पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन रखा था। जितने दिन, ऐसा नहीं था कि एक दिन जाके जो असाइनमेंट मिली थी वो काम करके फिर वापस आ जाता था। तो ऐसा रहता था। अच्छा, आप ये भी कहते दिखते हो कि मैं लोगों की तरह प्लेटफॉर्म पे नहीं सोया हूँ भाई, मेरे को इतना स्ट्रगल तो भी नहीं मैं करना वो पड़ा। प्लेटफॉर्म पे नहीं सोया हूँ। हाँ। स्ट्रगल मैं मानता हूँ कि काम पाने की स्ट्रगल होती है। हमेशा कुछ आपके पास ना हो, या फिनेंशियल चीज़ें ना हो आपके पास, या प्लेटफॉर्म पे सोना पड़े, वही स्ट्रगल नहीं होती है। काम पाने की भी जद्दोजहद होती है। नहीं, जनरली क्या होता है कि एक आदमी अपने आप को इमोशनली बेचना चाहता है हाँ हाँ कि मैं प्लेटफॉर्म पे सोया हूँ, मुझे घर नहीं मिला, हाँ। मैंने मांग के खाया है। तो वो आपने अभी ऐसा आपने बेचा नहीं हाँ, मार्केट में? नहीं बेचा, मैं मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि जिस परिवार से आ रहा था मैं, ये सब तो थोड़ा सेल्फ सफिशिएंट था, या मेरे माता पिता वो मेरे लिए कर सकते थे कि भाई मैं इतना कर सकूं, तो पर वो ज़रूरत नहीं पड़ी, और उस तरह का फिर मैं बेचना मानता भी नहीं हूँ। तो ऐसा चला, बच्चे आ जाते थे थोड़े दिन के लिए मुंबई, मैं भी वापस है। तो थोड़ा जब तक मेरी मम्मी थी तब तक हम लोग फिर, क्योंकि उन्होंने हमें इतनी हर फ्रीडम दी थी, जो काम हम करना चाहते थे करें। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं ऐसे ही अपने सेल्फिश मोटिव के लिए हम लोग चले जाएं, अकेला छोड़ दें। फिर ही मेरी माँ का देहांत हुआ, उसके बाद फिर कर्मभूमि मुंबई ही थी, तो फिर हम लोग शिफ्ट हो गए कुछ वक्त के बाद। फिर मुंबई से आराम। फिर और अब अर्धांगिनी जी है वो जो राइटिंग का काम कर रही है। सतीश कौशिक जी के साथ कोई आपके ऐसे लम्हे जो आपको याद करके यूं रुआंसा कर देती है, या आप कोई चीज़ें भुला ही नहीं भूलते, ऐसा कुछ? बहुत अच्छा दोस्त रहा सतीश मेरा अनुपम काम सब अच्छे दोस्त रहे हैं, क्योंकि 3 साल हमने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में कोर्स में साथ बिताए। नाटक तो किए, बट हम दोस्त भी अच्छे बने, मतलब पर्सनल टाइम भी हम साथ में बिताते। किसी का बर्थडे हो तो साथ में सेलिब्रेट करते थे, कहीं घूमने जाना हो, कभी कोई फिल्म देखना, तो काफ़ी ऐसे मोमेंट्स हमारे साथ में गुजरे। वो लोग, सतीश मुंबई मेरे से पहले आ गया, काफ़ी पहले, मैं तो रंगमंडल में रहा। फिर यहाँ के भी हमारा तो जुड़ाव तो रहा ही, क्योंकि हम दोस्त थे, और मिलना जुलना हमारा काम के अलावा होता ही रहता था। सब बिज़ी रहते थे, पर हम टाइम निकाल लेते थे एक दूसरे के घरों में मिलने का, निकाला। और सतीश ने मुझे रोल्स भी फिर बाद में उसमें मैंने 2-4 असाइनमेंट्स उसके साथ किए, 2-4 फिल्मों में उसकी काम किया है। हाँ, बट वी वॉज वेरी पर्टिकुलर। ऐसा नहीं था कि मैं उसका दोस्त हूँ तो मुझे रोल दिया। जब उसको लगा कि ये रोल मेरे लायक है, या जो चाहता है कि इस इंटरप्रिटेशन में फिट बैठता हूँ, तो वही रोल मुझे दिया। क्योंकि फिल्में तो उसने कई की, तो करेक्ट
तो करेक्ट बात है। तो मैंने उसके साथ की बधाई हो बधाई की, तेरे नाम की, और एक कौन सी एक और फिल्म भी, हमारा दिल आपके पास है की, और अभी कागज़ 2 अभी कंप्लीट की उसकी, वो भी की। जी। 4-5 फिल्में की, अच्छे रोल्स उसमें लिए। अमरीश पुरी के साथ भी खूब सारी मूवीज़ की, बहुत काम किया अमरीश जी आपने। के साथ भी की हैं मैंने। सबसे पहले गांधी जो मेरी पहली फिल्म थी, उसमें वो भी, हालांकि उसमें 1982 हमारे कोई सीन साथ में नहीं थे, पर एक फिल्म के साथ हम जुड़े हुए थे 82 में। जिसमें आपने जेबी कृपलानी की जी भूमिका की। जी 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 जी। मैं इस पर मेरा एक सवाल है कि जब कोई भी अभिनय करता है तो उस किरदार में आदमी ढल जाता है, और आप में ये विशेषता है, लगभग एक्टर्स में वही चलता है आगे जाकर के, यदि वो वास्तव में वही किरदार करता है। तो जेबी कृपलानी के किरदार में आप ढले, तो जब आपने ये मूवी पूरी की, बाहर आए, तो आपको उनका व्यक्तित्व कैसा लगा, और क्या उस व्यक्तित्व को आपने अपने जीवन में ढाला क्या? नहीं, वो एक मेरे एक रोल था जेबी कृपलानी जी का, जो मतलब फिल्म में एक छोटा रोल था जिसको मैं कहूँगा। अच्छा। इम्पोर्टेंट आदमी का रोल था, और इम्पोर्टेंट सीन्स में मैं आया था। मेरी पहली फिल्म, जितना उस फिल्म में गांधी जी का रोल था, या सरदार पटेल का रोल उतना था, नहीं था। या नेहरू जी का रोल था, या किसी का कस्तूरबा, उतना रोल तो नहीं था। बट चूंकि उस वक्त की मूवमेंट में और उस वक्त की जो पार्टी थी उसमें वो जुड़े हुए थे, और शायद उसके प्रेसिडेंट भी रहे थे उस वक्त की कांग्रेस जी पार्टी के। जी। तो वो जो सब सीन्स में उसमें जुड़े थे, तो वो सारे सीन्स के साथ मैं जुड़ा हुआ था, तो उस हिसाब से वो रोल था। तो उनके बारे में डेफिनेटली जब मुझे रोल मिला तो मैंने उनके बारे में पढ़ा, ज़्यादा पढ़ा जितना मैं नहीं जानता था। जी। तो पढ़ के उनके व्यक्तित्व के बारे में मैंने जाना, और इस हिसाब से एज़ पर द डायरेक्शंस गाइडेंस मुझे जो कहा गया उस हिसाब से मैंने रोल में किया। जो कॉन्फ्रेंस के सीन्स थे या कुछ कन्वेंशंस के सीन्स थे उसमें मैं था, और करने में मज़ा भी आया। तो उनके बारे में जानकारी रोल करते करते ले ली, क्योंकि जानना ज़रूरी भी था कि आप ऐसे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स जब करते हैं तो उनके बारे में उनकी बैक स्टोरी जानना भी ज़रूरी होता है। वो मैंने किया, और बाकी उनकी अपनी लाइफ थी, बाकी मैं मेरे अपने जीवन में, अपने लाइफ में फिर जो मैं करना चाहता हूँ मैंने किया। जी। आप अपने आप के मुंह से ही कहते हो कि मुझे अ, एक जो बाबूजी का जो रोल मिला, वो मेरे लिए लैंडमार्क था। करेक्ट, वो मेरे लिए लैंडमार्क रोल है। ऐसे बहुत अच्छा रोल है। उस कैरेक्टर, मेरा सवाल तो ये है कि उस कैरेक्टर से आप अपने आप के कैरेक्टर को कहाँ तक जोड़ रहे हो? नहीं, मेरा ये दोनों डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट। मेरा पर्सनल लाइफ से बाबूजी और मैं बहुत अलग व्यक्तित्व है हम दोनों का। जी तो मैं उस रोल में ढल गया। बट बाबूजी एक बहुत अच्छा रोल है, बट मेरी पर्सनालिटी और मेरी पर्सनल लाइफ वो नहीं है। जी। और ऐसे मैंने कई रोल्स किए हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ और रोल की पर्सनालिटी अलग अलग है। हाँ हाँ। वो किसी भी एक्टर के साथ होता है कि उनकी पर्सनल लाइफ के रोल में नहीं आती, वो आप एक रोल पोर्ट्रे करते हैं। जी और बाबूजी की बात आपने छेड़ी है, तो वो तो मेरे लिए लैंडमार्क रोल है ही। मुझे करने में भी बहुत मज़ा आया, और लोगों को बहुत बेहद पसंद आया है वो रोल, इसकी मुझे बहुत खुशी है। तो मैं हमेशा उसको अपना लैंडमार्क रोल ही मानूंगा। और आपको बता दूं कि हमने अभी नई खिचड़ी की फिल्म बनाई है, खिचड़ी 2, जो आई थिंक दिवाली के आसपास रिलीज़ होगी। अच्छा, खिचड़ी 2 भी आने वाली है? खिचड़ी 1 तो एक तो बड़ी, आ गई थी बड़े पर, वो तो फेमस रही। हमारी सीरियल आ गई, फिर वो फिल्म बनी, फिल्म भी अच्छी लोगों ने ली, एक्सेप्ट की। और अभी हमने नई फिल्म बनाई है खिचड़ी 2, जो दिवाली के शूटिंग सब कंप्लीट हो गई है, दिवाली के आसपास रिलीज़ होगी। जी। अच्छा, मेरी अभी मदर से बात हुई ऊपर, हम्म। तो मैंने कहा वो अनंग देसाई जी आ रहे हैं, वो बड़े एक्टर हैं। तो उन्होंने वो पहचाने नहीं। मैंने कहा वो बाबूजी आ रहे हैं खिचड़ी वाले। हाँ। हाँ, अरे उनको तो कौन नहीं जानता है। हाँ, वो तो आप बाबूजी नाम से भी फेमस हो गए। बाबूजी से मैंने बहुत फेमस। सब लोग मुझे कई बार मिल जाए भी है, नाम से जानते हैं, बट बाबूजी से तो लौट जाते हैं, बाबूजी लोग बाबूजी से पुकारते भी बुलाते भी हैं। तो ये खिचड़ी नाटक से खिचड़ी मूवी बनी, ये खिचड़ी आइडिया किसका था? आपने दिया या नहीं आपके नहीं नहीं डायरेक्टर नहीं, का उनका ही था? डायरेक्टर और राइटर हमारे आतिश कापड़िया, हाँ ये उन्होंने ये पूरा लिखा है। सीरियल बना है, टेलीविज़न सीरियल के तौर पे, और उसके बाद फिल्म बनी। जी टीवी पे आया पहले और फिर फिल्म बनी। तो उन्हीं का स्क्रिप्ट है, उन्हीं का आइडिया है,
और डायरेक्ट भी उन्होंने ही किया है, आतिश कापड़िया जी ने। जी और उनकी और उनके पार्टनर जेडी मजीठिया की कंपनी है जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया। आइडिया उन्होंने ही किया और उन्होंने कास्ट किया मुझे, और फिर रोल अच्छा मिला, हम सब मिल के अच्छी प्रोडक्ट बन गई और लोगों को पसंद आई। और अच्छी बात है कि सारा परिवार मिलजुल के बैठ के आराम से ये सीरियल बिना झिझक देख सकता है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, आपने एक जगह ये भी कहा कि मैंने अब OTT में काम शुरू कर दिया है करना, पर मैं ऐसा काम नहीं करना चाहूँगा जिसमें बोल्ड सीन हो। हाँ, मैं नहीं मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ भी ऐसे ही काम करूँ जिसमें पूरा परिवार एक साथ बैठ सके। करेक्ट करेक्ट। OTT पर भी ऐसे कई अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं जी जो बहुत अच्छे हैं, वाकई बहुत अच्छे हैं, तो और बने भी बहुत अच्छे हैं और वो लोकप्रिय हुए हैं, सक्सेसफुल हुए मेनली इसकी वजह से कि उनकी कहानी, उनका कंटेंट बहुत सशक्त है और एक्टर्स को अच्छा परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी मिलती है। बट उसमें कई बार अश्लीलता या ख़राब शब्द ऐसे कि उसमें यूज़ नहीं किए गए हैं, और वो मेरे हिसाब से ज़रूरी भी नहीं है किसी भी एक अच्छे कंटेंट को प्रेजेंट करने में। जी। एक चीज़ और देखिए मैं देसाई साहब, कि अब लगभग लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ गए। जी, या तो वो व्लॉग्स बनाते हैं या अपनी स्टोरी बनाते हैं, कुछ न कुछ करते हैं। करते हैं। तो आपने ऐसा कोई प्लान किया? नहीं, मैं अपनी स्टोरी में सोशल मीडिया पे हूँ ज़रूर, पर वो इंस्टाग्राम इतने एक्टिव नहीं हो जितने था, बट नॉट कि हर रोज़ मैं कुछ करूँ या ऐसा हाँ, नहीं। हाँ, हाँ। लोग मेरा जो भी थोड़ा मैं रखता हूँ काम देखते हैं, बट ऐसे कितना ज़्यादा कुछ रील्स, मुझे जब मन करता है मैं चीज़ें रख देता हूँ, लोगों की चीज़ें देखता भी हूँ ज़रूर, तो इस हिसाब से एक्टिव हूँ, ओवर एक्टिव नहीं हूँ कि हर रोज़ कुछ मुझे रखना ही चाहिए, कुछ कंपल्सन नहीं है कि ऐसा करना। अच्छा, मैं एक और मैं मेरी पर्सनल लाइफ को 95% सोशल मीडिया से दूर रखता हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ें रखता हूँ तो मैं एक एक्टर हूँ, तो मेरे काम की चीज़ें वहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए, या उस वक्त का कुछ गया हो तो उसमें मेरी बाकी पर्सनल लाइफ में अगर मैं कहीं घूमने भी गया वो ज़रूरी नहीं कि उस पर आए। जी। अच्छा, अब एक दर्शक भी जानना चाहते हैं, आप कौन सी चक्की का आटा खाते हो कि अभी भी आप जवान हो? खैर उम्र तो मेरी हुई है, मगर मैं डिसिप्लिन लाइफ जीता हूँ। मेरा खाने का डिसिप्लिन है थोड़ा बहुत, और एक्सरसाइज रेगुलरली करता हूँ मैं। आलस्य नहीं करते? आलस नहीं करता हूँ, एक्टिव रहता हूँ, पूरी कोशिश रहती है, और मैं एक्सरसाइजेस करता हूँ, योगासन करता हूँ, चलना फिरना घूमना, रेगुलर वॉकिंग करता हूँ, और योगासन डेफिनेटली करता हूँ। तो सर एक्सरसाइज रेगुलर करने से आप सशक्त रहते हैं और आप हेल्दी रहते हैं। और खाने का भी मुझे खाने का शौक़ है, खाता हूँ, सभी चीज़ें खाता हूँ, बट एक डिसिप्लिन के साथ खाता हूँ। और अगर दूसरी बात ये मैं मानता हूँ कि अगर मन से आप स्वस्थ रहें, मन से आनंदित रहें, तो भगवान की कृपा से सब ठीक रहता है। अच्छा, वैसे देखा जाए तो 2-3 चीज़ें और भी हैं। गुजरात का आदमी कभी क्रोधित नहीं होता, जनरली देखा है। तो मैंने आपके जितने भी रोल देखे हैं, हाँ या कुछ मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज भी देखे हैं, हाँ उसमें आपने बड़ा यूं आनंदित होकर के बात की है, आनंदित होकर के आपने हाँ। वो किया है। तो ये रोल के पीछे की क्या कहानी है? आपने ऐसा ही अपना चुना कि मुझे तो भाई ऐसे ऐसे जोली वाला ऐसे ऐसे रोल मैं लूंगा? नहीं, अगर मेरे इंटरव्यूज़ देखें, जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ, वो तो मेरी पर्सनालिटी है, तो यही है, ऐसा ही हूँ मैं। बट रोल्स तो रोल्स के हिसाब से किए हैं। कुछ रोल्स ऐसे पॉजिटिव मेरी पर्सनालिटी के देख के उन्होंने मुझे दिए होंगे, बट कुछ रोल्स हैं जो मेरी पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग हैं, वो डिफरेंट तो वो भी मैंने किए हैं। और शुरू में मैंने कुछ नेगेटिव रोल्स भी काफ़ी किए, जिसमें गुस्सा भी किया है। गुस्सा मैं कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं, वैसे तो वो प्रफुल्ल पे भी आप गुस्सा करते हो, वही तो, गधा है तो। हाँ, तो एज एन एक्टर मुझे जो करना है वो तो मैं करता ही हूँ। पर उस गुस्से में भी एक प्यार है। प्रफुल्ल के तो लिए तो वो प्यार है, बट बाकी कुछ रोल्स हैं जहाँ मैं वाकई गुस्से होता हूँ, वो अलग चीज़ है। बट वो एक एक्टर के लेवल के उसमें परफॉर्मेंस। तो आप हंसा पे भी थोड़ा गुस्सा करते हैं। वो तो है। अरे, मैं आपको एक कहूँ कि एक कोई छोटा सा डायलॉग जो आपके लिए आपको बहुत अच्छा लगता हो। नहीं, अच्छे तो कई लगते हैं, खिचड़ी के डायलॉग्स तो लोकप्रिय भी हुए, मुझे याद भी है, बट वो मैं बोल नहीं सकता हूँ अभी, क्योंकि वो कॉपीराइट इश्यूज़ हैं। अच्छा। अभी यहाँ तो वो मैं यहाँ नहीं बोल पाऊँगा,
तो ये तो आप ज़रूर यही कहूँगा कि अभी हमारी फिल्म आ ही रही है, तो फिर से मज़ा लीजिए इस फिल्म का, और इसमें आप ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जी, क्योंकि आप गुजराती बैकग्राउंड के हैं, आप हिंदी बहुत प्यारी बोलते हैं और आपने आवाज़ में भी काम किया है। जी। इतनी अच्छी हिंदी बोलने के पीछे की पूरी कहानी जानना चाहूँगा, और आवाज़ पे आपने क्या काम किया? आवाज़ तो जो देखो मेरी जो बेस वॉइस है वो तो नेचुरल है, जी। पर मैंने काम किया है बिकॉज़ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हमें वॉइस ट्रेनिंग और स्पीच पे काफ़ी काम करवाते हैं, जहाँ मैंने ट्रेनिंग ली। जी, तो एनएसडी में। एनएसडी में। तो मैंने वहाँ उस पे ध्यान दिया, मेरे आवाज़ को मैं कैसे अपना बेहतर बना सकता हूँ, तो उसमें मैंने काफ़ी काम किया है। ब्रेथ कंट्रोल के साथ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेस के साथ, दूसरी कुछ एक्सरसाइज़ेस के साथ, और भाषा पे बहुत ध्यान दिया। और रही बात हिंदी की, तो जब मैंने अब डिसाइड किया कि मैं हिंदी में ही काम करना चाहता हूँ ज़्यादातर, तो मेरी हिंदी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जिस भाषा में भी एज़ एन एक्टर आप काम करें, वो भाषा तो आपको अच्छे से आनी चाहिए ना, तो ही तो आप समझ के एक्टिंग कर पाएँगे ना। जी। तो मैं थोड़ा एनएसडी जाने से पहले ही मैं अहमदाबाद में था, तो एक हिंदी टीचर से मैंने थोड़ी-थोड़ी मेरी हिंदी अच्छी करने की कोशिश की, उनसे थोड़ी ज़्यादा समझा, उनसे प्रैक्टिस की। फिर मैं ऑल इंडिया रेडियो पे हिंदी न्यूज़ बहुत सुनता था। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो हिंदी न्यूज़ सुन-सुन के वो उनका जो क्या करेक्ट प्रोनंसिएशन है, क्या करेक्ट है, वो सुनने को मिलता है। और फिर एनएसडी में तो हिंदी में ही प्लेस होते हो हमें क्लास, बट मैंने मेहनत की। मैं हिंदी पेपर्स पढ़ता था, हिंदी की जानकारी, हिंदी की किताबें पढ़ता था, और एक वक़्त के बाद मैंने हिंदी में सोचना ही शुरू कर दिया। चाहे गलत आप सोचते हैं नॉर्मली, वो जो आपकी जो मातृभाषा होती है। टंग हाँ, लैंग्वेज है, उसी में हाँ, सोचता है। हाँ। हाँ। तो फिर मैंने सोचना ही हिंदी में शुरू कर दिया। जी। तो तो वो सारी थी, एक बार सोचना, आप सोच वो शुरू कर दें, तो धीरे-धीरे वो चीज़ें आने लगी। तो इसी तरीके से मैंने तय किया था कि मैं हिंदी बोलूँगा, अच्छे से बोलूँगा। तो वह बात टच वुड बन गई। नहीं, एक एक देखा जाता है कि जिस मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी एक्टर का या हाँ, किसी भी, हाँ, जिस एरिया का होता है उसका टच उसमें आता है। आता है, कइयों का आता है। पर वो अनंग देसाई जी के नहीं आता। हाँ, यदि वो नहीं बताए कि मैं अहमदाबाद का रहने वाला तो नहीं हूँ, शायद ना पता चले। तो उनको पता ही नहीं चले कि हाँ, आप दिल्ली के हों, कि आप यूपी के हैं, कि बिहार के, कोई टच नहीं आ रहा ना राजस्थानी। करेक्ट, करेक्ट। कई लोग, आपने राइटली कहा, कई हैं जो जिस क्षेत्र के होते हैं उसका टच आता है, हिंदी अच्छी बोल लेते हैं, जी। बट वो टच आ जाता है। मैंने डिसाइड किया था कि अगर मैं हिंदी बोलूँ तो करेक्ट, जो हिंदी मतलब कोई विदाउट किसी क्षेत्रीय टच के आ जाए। मैं गुजराती हूँ, तो गुजराती टच के बगैर हिंदी बोलूँ। तो मेरी कोशिश ही वैसी रही, और इसमें मैं सतर्क रहा, उसी हिसाब से मैंने ट्रेन किया अपने आप को। मेरा एक अंतिम सवाल, जो नए नए लोग एक्टर बनने जाते हैं मुंबई, हाँ। और वो 2-4 महीने 6 महीने घूम फिर करके वापस आ जाते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस क्षेत्र में कैसे सक्सेस हों? देखिए, ये एक इसमें इस फ़ील्ड में किसको क्या कब सक्सेस मिलता है, इसका कोई फ़ॉर्मूला तो नहीं है। जी। किसको सक्सेस मिलता है, वो फ़ॉर्मूला नहीं है। ये जो भी आए, ये एक अनसर्टेन फ़ील्ड है, क्योंकि किसी को ये नहीं पता कि कब उसको काम मिलेगा, या कब ऐसा मौका मिलेगा जो उसको एस्टैब्लिश करेगा या आगे अपना करियर को बढ़ाए, ऐसा कोई इसमें नहीं है। कई दूसरे प्रोफेशंस में ऐसा हो सकता है कि आप कोई जॉब कर रहे हो तो प्रमोशन मिला, तो इसके बाद ये से ऐसा हो सकता है, इसमें वो नहीं है। बट इसीलिए जो भी आए, ये सारी चीज़ें समझ के आए, नंबर 1। दूसरी चीज़, इस अपने कला के प्रति, अपने हुनर, आप एक्टर बनने के आना चाहते हैं ना, सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं आए। ग्लैमर है इस फील्ड में, मगर मेहनत भी बहुत है, काम भी है। सिर्फ ग्लैमर की वजह से ना आए, आपको अपने हुनर पे विश्वास होना चाहिए और तैयार होके आए। और इसीलिए मैं मानता हूँ कि एक्टर को एक किसी भी किस्म की ट्रेनिंग होनी ज़रूरी। एनएसडी से करे, एफटीआईआई से करे, कहीं से भी करे, किसी पर्सनल आदमी से सीख के करे, बट जिस फील्ड के बारे में आप आना चाहते हो उसके बारे में तैयार होकर आइए। आपका अगर आप तैयार हुनर वाले होंगे, तो आप काफ़ी हद तक आपको अच्छे से प्रेज़ेंट करेंगे। बाकी फ़ील्ड्स में भी तो आप तैयार होकर काम करते हैं ना, चाहे जर्नलिज़्म हो, चाहे लॉयर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई, उसके लिए उस फ़ील्ड का आपको डिग्री लेनी पड़ती है या उसकी मेहनत करनी पड़ती है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो ऐसा फ़ील्ड तो है नहीं ना कि कैसा भी हो गया। आप में टैलेंट हो सकता है, होगा, बट टैलेंट को तराशना पड़ता है। तो तराशने की वही ट्रेनिंग है।
तो वो करके आए, और एक डिसिप्लिन और पैशन ज़बरदस्त होना चाहिए, तो आप निराश नहीं होंगे जब लो फेज़ आपका होगा तो। बाकी अनसर्टन फील्ड तो है, और किस किसको कब मौका मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, ये इसमें कोई तय नंबर तय फॉर्मूला नहीं है, तय समय का कोई कोई ऐसा वो नहीं। नहीं है। सो एक आपकी लगन ही है जो आपको कोशिश करते रहने को विश्वास देती है। अब जी। करते रहिए, और भगवान करे सबको सक्सेस मिले, मैं तो यही कहूँगा, क्यों ना मिले अगर आप, बट मेहनत ज़रूरी है, और टैलेंट को तराश के आइए। अगर ऐसे ही आए सिर्फ ग्लैमर के लिए, यार ये तो बहुत अच्छा लगता है, चलो चलते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेंगे, ये वो तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं वहाँ टेलीविज़न पे या सिनेमा में, तो आप 2 घंटे 3 घंटे आधे घंटे का प्रोग्राम देखते हो, तो आपको लगता है ये तो बहुत इजीली हो गया। ग्लैमरस दुनिया लगती है। हाँ, बट ऐसा उसके पीछे का जो मेहनत है या जो काम है वो नहीं दिखती है, तो वो समझ के आइए। जी। आप अभिनय के क्षेत्र के इंस्टीट्यूट हो, अरे संस्थान नहीं हो, नहीं। और मेरा मन करता है कि मैं आपके साथ हफ्ता बिताऊं, पर आपकी व्यस्तता को देखते हुए, मेरे काम को देखते हुए हमें यहाँ से अब विदा लेना पड़ेगा इस जी, कार्यक्रम से। आप आए, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू धन्यवाद। सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत आभार, और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करने का। और जो लोग देख रहे हैं, आई होप कि आप सबको भी मज़ा आया होगा, जो भी बातचीत हमारी हुई आपको मज़ा आया होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।